हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने समझ लिया था कि किस प्रकार फ्रेंच, डेन, ब्रिटिशर्स, डच और पुर्तगाली भारत में आए। रिसेंटली हमने कवर किया फ्रेंच और ब्रिटिश को, और आपने ये देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए, उसके पीछे के रीजन्स क्या थे और फ्रेंच क्यों असफल हो गए, उन पर हमने एक चर्चा कर ली थी। बट अभी ये जो पूरा एपिसोड है समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कार्नाटिक युद्ध होंगे। कार्नाटिक युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जितना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पॉर्टेंट थे उस वक्त अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के लिए। तो ये सारी बातचीत इस क्लास में हम समझेंगे। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस एकदम फ्री मिलती हैं। हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा बैच अभी चल रहा है, वो यूपी-पीसीएस, इसके अलावा यूके-पीसीएस और बिहार पीसीएस, इनको हम फोकस कर रहे हैं। तो जो लोग इन परीक्षाओं की यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। कोई पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री है। सारे पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलते हैं। तो फटाफट आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इम्पैक्टफुल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं द इंग्लिश एंड फ्रेंच राइवलरी, यानी कि इन दोनों के बीच में जो विरोध का कारण है, जो विरोधाभास है, वाट एग्जैक्टली रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण क्या है, उनको हम समझेंगे। तो पूरी बातचीत में आप आज समझ पाएंगे कि क्या था उसके पीछे का रीज़न, क्यों लड़ रहे थे ये लोग, और क्या उसके जो सूत्र हैं, जो उसके स्रोत हैं, वो इंडिया में ही जनरेट हुई है या वो इंडिया से बाहर के थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूरोप का झगड़ा इंडिया में निपटाया जा रहा था, ऐसा तो नहीं है। ये सवाल कई बार आपसे पूछे गए हैं मेंस की परीक्षाओं में, या इनफैक्ट आपके प्री के परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर दो चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। एक तो जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये टोटली इंडिपेंडेंट है, प्राइवेट प्लेयर है, जो कि इंडिया में अभी ठीक ठाक बिजनेस कर रही है एट द टाइम जब हम बात कर रहे हैं फ्रेंच और इंग्लिश राइवलरी की। उसी के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसको सीधे सीधे वहाँ की गवर्नमेंट ओन करती है और उसके ऑफिसर्स ही इसको चलाते हैं। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस पर यूरोप के हर गतिविधि का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और पड़ता तो ईआईसी पर भी है, बट सबसे ज़्यादा पड़ता है फ्रांस पर। तो यहाँ पर जो पहला कार्नाटिक युद्ध होता है, उसमें जो पूरी लड़ाई है वो बेस्ड है यूरोप के एक प्रॉब्लम पर। ठीक है ना। तो हम यूरोप पर जाएं उससे पहले हमें इंडिया का वो मैप समझना होगा जब ये युद्ध हो रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि जो कर्नाटक युद्ध है वो कर्नाटक में नहीं हुए थे। ठीक है ना, कर्नाटक में वो नहीं हुए हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप हमेशा के लिए दूर कर लीजिए। जो कर्नाटक युद्ध हुए हैं वो कर्नाटक में नहीं हुए हैं। जो अभी आपका कर्नाटक, वर्तमान में जो आपका कर्नाटक राज्य है, वहाँ पर नहीं हुए हैं। फिर आप कहेंगे कि नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यदि आप रफली यदि मैप आप इंडिया का समझने की कोशिश करें, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पूरा उत्तरी सरकार है, कोरोमंडल तट है ना, ये जो पूरा कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार है ना, इसको अंग्रेज और फ्रांसीसी कार्नाटिक बोलते थे। क्या बोलते थे? कार्नाटिक बोलते थे। और ये जो कर्नाटक वर्तमान में आपका ना, ये कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, महाराष्ट्र के बगल में। ठीक है ना। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो जो कार्नाटिक वार हैं, उनका कर्नाटक राज्य से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना होगा। तो जो पूरी की पूरी लड़ाई है ना, वो इस रीजन पर हो रही थी और मोस्टली कोस्टल एरियाज में हो रही थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है, यहाँ पर जो हैदराबाद और वर्तमान का तेलंगाना वाला राज्य, यहाँ पर निज़ाम था, आसफ जाह, निज़ामुल मुल्क। इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है उड़ीसा पर, उड़ीसा तक आप देख पाएंगे, उत्तरी सरकार तक। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो जो आरकोट है, ये पूरा आरकोट वाला पार्ट है, यहाँ पर भी एक तरीके से निज़ाम का ही शासन है। वो जो आरकोट है वो कहीं ना कहीं वो निज़ाम के ही अधीन है, बट वो बिल्कुल उसके अधीन नहीं है। पार्सली अपना गवर्नमेंट चला रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसके अधीन जरूर है। और यहाँ पर छोटा सा यदि आप देखेंगे, मैं मैप मेरे पास यहाँ पर नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। ये जो तंजावुर वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है कि मराठा
तंजावुर वाले पार्ट में मराठा हैं, और ये वो मराठा हैं जब शिवाजी ने साउथ के तरफ अपना अभियान किया था तो अपने एक भाई के वंशज को यहाँ पर छोड़ दिया था, तो ये तंजावुर में उनका शासन चल रहा था। और यहाँ पर देखेंगे तो जो ये मैसूर वाला इलाका है ये अडियार वंश और उसके बाद में जो है टीपू सुल्तान के फादर जो है हैदर अली का उस वक्त शासन चल रहा था। तो ये पूरी डेमोग्राफी थी, और जो पूरी लड़ाई थी ना उसके पीछे का रीजन क्या है पहले इसको समझिए आप। देखिए सबसे स्पष्ट चीज़ तो ये है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपना विस्तार करना चाहते थे, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। एट द टाइम हो क्या रहा था कि 1740 के आसपास आते आते जो निजामुल मुल्क है, जो आसफ जाह है, वो बुढ़ा हो गया, और जब बुढ़ा हो गया तो उसके यहाँ एक जो है लड़ाई स्टार्ट होती है उसके बेटे में और उसके दामाद में, ठीक है ना, उसके बेटे और उसके दामाद में एक लड़ाई स्टार्ट होती है गद्दी को लेकर कि गद्दी पर कौन बैठेगा। ऐसे में जो अंग्रेज हैं और जो फ्रांसीसी हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि मैं किसी का सपोर्ट कर दूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगी। ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर कोई ए है और दूसरा बी है, तो एक कोशिश कर रहा है कि ये और बी को लड़ाया जाए, इनसे फ़ायदा अपना उठाया जाए। अगर ए जीत जाता है तो फला को फ़ायदा हो गया, अगर बी जीता तो ढिका को फ़ायदा हो गया। तो ये दोनों लोग मिल करके ना एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी है, वो ये कि जो डुप्ले की एक नीति थी, डुप्ले ने कहा था एक बार कि हम यूरोप से बहुत सारे सैनिक यहाँ नहीं ला सकते हैं और सैन्य बल की आवश्यकता पड़ेगी। भले ही वो मॉडर्नाइज वेपन्स उनके पास थे, हथियार थे, बट वो सिर्फ उससे युद्ध वो नहीं जीत सकते थे। इसलिए आवश्यकता थी इस बात की कि मैन पावर होना चाहिए, मैन आर्मी होनी चाहिए। बिना मैन आर्मी की आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसे में अगर यूरोप से आर्मी लेके आते उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता, उनको डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं था। तो डुप्ले ने इनफैक्ट डुप्ले के बाद में पूरी जो अंग्रेज़ों की नीति रही ना उसी पर उन्होंने काम किया, और वो नीति क्या थी कि जो भारत के सैनिक हैं उन्हीं को रिक्रूट करो। और शुरुआत में इन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे राजा हैं उनको सपोर्ट करो और उनकी सेना को अपना सेना बना लो, व्यापार में उनको हिस्सा दो और उन्हीं की सेना को यहाँ पर यूज करो। हाँ, जो नेतृत्व वाले पद हैं उस पर यूरोपियों को बैठा के रखो, लेकिन जो लड़ने वाले पद हैं वहाँ पर भारतीय सैनिकों को रिक्रूट करो। ये शुरुआत सबसे पहले डुप्ले ने की, और डुप्ले वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट और बहुत ही विजनरी गवर्नर था। अगर वो लंबे समय तक रुकता तो शायद फ्रांसीसी और मजबूत होते भारत में, बट वो बहुत लंबा टिक नहीं पाया। हालांकि उसने पहला युद्ध जिताया था किसको, फ्रांसीसी को। अभी आगे हम बात करेंगे। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि भारत में ही अपने सैनिकों को बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए ये लोग जो है तोड़ करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई राजा इनके पक्ष में आ जाए, दूसरा उनके पक्ष में आ जाए, तो इन लोगों के पास एक अपना एक ट्रूप्स हो जाए, अपना एक सेना हो जाए जिससे लड़ सके, क्योंकि ये यूरोप से डिप्लॉय नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ा पॉइंट था। और ये डुप्ले की जो नीति थी ना, फ्रांसीसी के कमज़ोर होने के बाद में पूरा जीवन जब तक जो जीवन काल था अंग्रेज़ों का इन इंडिया एज ए कॉलोनी, तो उन्होंने इसको फॉलो किया। और भारत के ही लोगों को आप देखेंगे कि जितने भी विद्रोह हो रहे हैं, 1857 का विद्रोह हो रहा है, दबाने का काम कौन कर रहा है। आप देखेंगे कि जो पंजाब का बटालियन है, सिख बटालियन, उन्होंने ही इसको दबाया था, बहुत ब्रूटली दबाया था दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग ही भारत के लोगों को मार रहे थे, उनका दमन कर रहे थे। और उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि बहुत एक सधी रणनीति के तहत भारतीयों को ही रिक्रूट किया था अंग्रेजों ने, ठीक है ना। इसलिए आप आगे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं महात्मा गांधी। असहयोग यानी कि हम जो लोग भारतीय हैं ना, ये अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, ये अपने आप यहाँ से चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बट वो सारे डेवलपमेंट हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या बात करनी है कि जो हमारा युद्ध है, कार्नाटिक युद्ध है, वो कहाँ पर होगा, उत्तरी सरकार पर और कोरोमंडल तट पर होगा। और किस लिए होगा, ये चूँकि एक लड़ाई चल रही है जो है निजाम के पद को हासिल करने की, तो उसी के संदर्भ में ये लड़ाई होती है, फर्स्ट कार्नाटिक युद्ध। और मैंने कहा था कि जो इसके रीजन्स थे ना वो थोड़ा सा छुपे हुए थे यूरोप में। 1740 से 48 के बीच में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें लगभग सभी यूरोपीय देश शामिल हो गए थे, क्योंकि सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं रिश्तेदार थे। तो वहाँ पर फ्रेंच हैं, ब्रिटिश हैं, डेन हैं, डच हैं, जर्मनी, सब लड़ रहे थे आपस में। तो ब्रिटिश और जो है फ्रेंच भी आमने सामने थे ऑस्ट्रिया की युद्ध में। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये जहाँ जहाँ पर थे, जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनी थी, चाहे वो कनाडा हो या इंडिया हो या अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में हो, तो वहाँ वहाँ ये एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर इनकी कॉलोनी होंगी वहाँ भी इनकी राइवलरी हो जाएगी बिकॉज ऑफ यूरोप एंड जो है ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध है इसके लिए।
ठीक है ना। तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी होता है और इंडिया में भी उसका युद्ध होता ही होता है, और वो है फर्स्ट कार्नाटिक वार, जो कि 1746 से 1748 के बीच में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टाइमलाइन, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। 1746 से लेकर के 1748 के बीच में प्रथम कार्नाटिक युद्ध होता है, ठीक है ना। इसका जो है शुरुआत क्या था, चिंगारी कहाँ से लगी, तो इंग्लिश नेवी कैप्चर्ड फ्रेंच मर्चेंट शिप टू प्रोवोक द फ्रांस इन एशिया। मैंने कहा ना कि इनकी राइवलरी यूरोप में चल रही है, तो इन्होंने कोशिश किया एशिया में भी इनको परेशान किया जाए। तो इंग्लिश नेवी ने क्या किया कि फ्रेंच के जो है नेवी को कैप्चर करने की कोशिश की, उनके मर्चेंट शिप को इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की। अब उसके बाद क्या था कि युद्ध तो होना ही था। इस समय फ्रेंच भारत में कमज़ोर थे, परंतु उनके पास डुप्ले था। मैंने कहा था ना डुप्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में था। डुप्ले बहुत ही विजनरी एक गवर्नर था एक तरीके से, तो उनके पास डुप्ले था, इसलिए वो काफ़ी मजबूत थे केवल डुप्ले की वजह से। हालांकि बाकी उनकी आर्थिक स्थिति, उनके सैन्य साजो सामान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कम थे। तो डुप्ले ने क्या किया कि ला बॉर्डोनिस को जो है एक संदेश भिजवाया। ला बॉर्डोनिस एट द टाइम मॉरिशस का गवर्नर था, और मॉरिशस जो है एक कॉलोनी थी किसकी, फ्रांस की। तो उसने वहाँ पर फटाक से एक मैसेज भिजवाया कि भाई साहब आ जाओ यार, अपने ऊपर अटैक होने वाला है, और ये नहीं तो ये अंग्रेज हमको यहाँ से खदेड़ देंगे, जो भी हमने यहाँ तक अभी जो है अपने यहाँ पर मैंने बनाया है, या हम लोगों ने मिलकर के 1664 से अभी तक बनाया, वो सब बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद में तुरंत से ला बॉर्डोनिस अपना पूरा साजो सामान, युद्ध का सामग्री लेकर के पहुँचता है। और उसके बाद होता क्या है कि जो मेन दो खिलाड़ी हैं, अनवरुद्दीन और इसके अलावा चंदा साहिब, ये दो लोग आते हैं एक फील्ड में, मैदान में, और इन्हीं के सहारे पूरा युद्ध होता है, ठीक है ना। तो जो अनवरुद्दीन है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पक्ष में रहती है, अनवरुद्दीन के, और वहीं जो फ्रेंच जो है वो चंदा साहब के साथ में रहते हैं। ब्रदर इन लॉ है अनवरुद्दीन का, कौन, चंदा साहब। चंदा साहब क्या है, ब्रदर इन लॉ है किसका, अनवरुद्दीन का। तो ये क्या है, उनके जीजा हैं, चंदा साहब उनके जीजा हैं। तो इन दोनों में लड़ाई चल रही है जो निजाम का पद है उसको पाने के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक युद्ध में मराठों ने चंदा साहब को काफ़ी दिन तक अपने अंदर में बंद रखा था, और ये भी एक डेवलपमेंट है जो है, कई बार हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो आप इसको जानिए। करीब 8 साल तक ये मराठा कैद में थे चंदा साहब, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। 1746 में बैटल ऑफ सेंट थॉम और बैटल ऑफ अडियार, यानी कि यही जो आपका कर्नाटक का पहला युद्ध है, कार्नाटिक युद्ध जो है ना, इसका दो नाम है। एक तो बैटल ऑफ सेंट थॉम और दूसरा है बैटल ऑफ अडियार। अडियार क्योंकि अडियार रिवर, यानी कि जो अडियार रिवर नदी है ना, उसके तट पर इसको लड़ा गया था, इसीलिए इसको बैटल ऑफ अडियार भी कहा जाता है। तो इसमें हुआ क्या कि जो है फ्रेंच की जो सेना है जो कि चंदा साहब को सपोर्ट कर रही, वो अनवरुद्दीन को बहुत बुरी तरीके से हराती है। फ्रेंच डिफेटेड नवाब लार्ज आर्मी लेड बाय मुमताज़ खान, जो मुमताज़ खान उसका सेनानायक था, ऑन द बैंक ऑफ अडियार, ठीक है ना। तो अडियार के किनारे पर बहुत बुरी तरीके से फ्रांसीसियों ने हराया, किसको, अनवरुद्दीन को हराया, जो कि सब्जाह के पुत्र हैं, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में लड़ रहे थे ना। तो इस बहुत बुरी तरीके से हराया, और मद्रास पर पूरा फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। यानी कि जो फर्स्ट कर्नाटक वार है उसको कौन जीता, फ्रांसीसी उस पर जो है अपना बढ़त बनाते हैं, जीतते हैं। लेकिन मैंने बताया कि ये चूँकि सारी लड़ाई यूरोप के कारण हो रही थी, यूरोप में 1748 तक जो है ऑस्ट्रिया का मामला निपट गया, और उसके बाद में फ्रेंच और ब्रिटिश ने वहाँ हाथ मिला लिया। तो उसके बाद में एक संधि होती है, ये होती है संधि पेरिस में। कहाँ होती है, पेरिस में एक संधि होती है, और इसका नाम है आई ला शपील, ठीक है ना, आई ला शपील। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि ये फ्रेंच नाम है। तो आइला शपील नाम से एक संधि होती है, पेरिस में होती है। कहाँ पे होती है, पेरिस में होती है। और इस संधि के बाद में जो जिसका था एज इट इज़ उसको वापस करने की बात हो जाती है। जैसे मद्रास अंग्रेजों को पुनः वापस मिल गया, और इसके बदले में नॉर्थ अमेरिका में एक जो है बड़ा भूखंड जो कि फ्रेंच का था, वो उन्हें वापस मिल जाता है बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग जो है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में वापस करते हैं किसका, जो है इनका फ्रेंच का एक भूखंड, और उसके बदले में मद्रास जो है अंग्रेज़ों को पुनः मिल जाता है। तो ये जो ट्रीटी है आई ला शपील, ये होती है पेरिस में, और उसके बाद में फिर से स्थिति नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि युद्ध के बाद का जो परिणाम है ना, वो क्या इंगित करता है, उसके इंडिकेशन क्या है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, या उसके बाद में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं कि आगे का कई रास्ता तय हो जाता है।
तो इस युद्ध के बाद नया क्या हुआ ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो यूरोपीय सेना आधुनिकता के कारण बड़ी से बड़ी भारतीय सेनाओं को हरा सकती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। विशेषकर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वार है उसके बाद में ये डिसाइड हो गया कि यूरोपीय शक्तियां जो है ना वो छोटी हैं लेकिन वो भारत के बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा सकती हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्न वेपन्स। उनके पास मॉडर्न वेपन थे और अनवरुद्दीन की एक बड़ी सेना को फ्रांसीसी ने जो है चंद समय में हरा दिया और उसके पीछे रीजन यही था कि उनके पास मॉडर्नाइज वेपन थे। और जो दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यहाँ से निकल कर के आया कि जो नौसेना है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवी बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर सदर्न इंडिया में। तो सदर्न इंडिया में नेवी का प्रभाव यहाँ पर फिर से देखने को मिला और इन दोनों ने आगे की जो है दशा और दिशा को भी तय कर दिया। तो जो यूरोपीय चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये दोनों समझ गए थे कि हम यहाँ जीत सकते हैं और इन्होंने जीता भी क्योंकि ये समझ गए थे कि हमारे पास जो वेपन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं और ये लोग बड़ी बड़ी सेना बना करके रखे लेकिन हमसे जीत नहीं पाएंगे। और उसका प्रभाव आप आगे देखेंगे जब सेकंड कार्नाटिक वार होगा, थर्ड कार्नाटिक वार होगा, उसके बाद में जो है प्लासी का युद्ध होगा जिसमें रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही आउटस्टैंडिंग जीत होगा उसकी होगी, उसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है। तो कुल मिला करके ये जो यूरोपीय हैं उनका मन बढ़ गया कार्नाटिक युद्ध के बाद में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डुप्ले ने अनवरुद्दीन की सेना को हराया था। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे सेकंड कार्नाटिक युद्ध पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्नाटिक युद्ध का टाइमलाइन 1740-1748 इसमें जो है जीता कौन था, ये फ्रांसीसी जीते थे और इसकी संधि क्या हुई थी, आइला सपील हुई थी, पेरिस में हुई थी और आइडेंटिटी सारी चीज़ें वापस कर दी गई थी। ये दो तीन इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखेंगे। कार्नाटिक वार बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इससे आगे बात करेंगे सेकंड कार्नाटिक युद्ध पे। बहुत बहुत धन्यवाद।